नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट के विला में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वह प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के साथ दवाइयां के बारे में डिस्कस करती है। वहां प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी शर्मिंदगी महसूस करता है कि उन्हें वह आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं मिली। उनकी बातें सुनकर पास बैठे हुए प्रेसिडेंट के पिता बोल पड़े, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो नहीं मिल रही? मुझे बताओ, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे इतने सारे कनेक्शन हैं, कहीं से 2 दवाइयां मिल ही जाएगी। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। वही उसकी बात सुनकर रेशमा नामे सिर हिलाती है, क्योंकि उसे पता था कि यह दवाइयां सिर्फ उसकी मैडम ही उसे आश्रम में उगाती है। उसके अलावा यह दवाई कहीं पर भी नहीं मिलेगी। उसे इन सभी की बेवकूफियां पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। कभी कभार कुछ लोग खुद को महान दिखाने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान उससे भी ज्यादा महान हो सकता है। वहां पर हर तरफ इसी तरह की बातें चल रही थी। तभी हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, आप सभी लोग शांत हो जाए। पहले ऐना की बात सुन लीजिए। वैसे भी अगर इन्होंने कहा है कि वह दवाइयां उसके अलावा किसी के पास नहीं मिलेगी, तो यह सच है। इसलिए परेशान होना बंद कीजिए। वही उसकी बात सुनकर अनाया गंभीर होकर पास खड़ी हुई रेशमा से बोली, हमारे पास कितनी दवाइयां का स्टॉक है? सेक्रेटरी रेशमा गंभीर होकर बोली, दवाई हमें मिल जाएगी, कुछ हमें आश्रम से मंगा लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यह सुनकर अनाया की एक छोटी करते हुए बोली, बात क्या है? एक दवाई है जो हमने उस ऑपरेशन के लिए रखी थी जो आप करने वाली थी। इसके अलावा हमारे पास उसका कोई और स्टॉक नहीं है और अभी हमें उस दवाई की जरूरत है। अगर हमें उसे इस्तेमाल कर लिया तो हमें वह वापस नहीं मिलेगी। यह सुनकर अनाया परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी हर्षवर्धन ने भी देख ली। वो प्यार से बोला, क्या हुआ बीवी, साफ साफ बताओ। तो अनाया उसके कान में हल्के से बोली, हर्ष, एक खास दवाई है जो मैंने तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए बचा कर रखी है। वो हब्स मार्केट में नहीं मिलती, यहाँ तक कि मैं बहुत मुश्किल से उसे उगाया था। अभी मुझे उस हब्स की जरूरत है और तुम्हारे पापा का ऑपरेशन इस दवाई के बिना नहीं हो सकता। अभी भी मुझे उस दवाई की जरूरत है। यह सुनकर हर्षवर्धन उसके सर को सहलाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे उस दवाई का नाम दो, मैं उसे मंगवा देता हूँ। तुमने वो पापा के लिए खुद उगाए हैं, तुम उसका इस्तेमाल उनके ही इलाज में करना। यह सुनकर अनाया खुश हो गई और गहरी सांस लेकर एक कागज में कुछ नाम लिखकर हर्षवर्धन की ओर बढ़ते हुए बोली, यह खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे उगाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए और यह हमारे देश में नहीं मिलती। मैं भी इसे खास इक्विपमेंट के बीच उगाया था। हालांकि माना जाता है ब्लैक मार्केट में यह मिल जाती है, लेकिन उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम इसे मंगवा दो तो अच्छा रहेगा। यह सुनकर हर्षवर्धन उसका सिर सहलाकर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं उसे मंगवाने की तैयारी करता हूँ, तुम बस अपना काम करो। उसके बाद अनाया पास खड़ी हुई रेशमा से बोली, बाकी सारी दवाइयाँ आश्रम से मंगवा लो, कब तक आ जाएगी? तो रेशमा बोली, बॉस, मैंने पहले ही मंगवा ली है, कुछ घंटे में पहुंच जाएगी। मुझे पहले से पता था कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी उन दवाइयों को नहीं खोज पाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही मंगवा दी। इतना बोलकर वह अपना सर झुका देती है। उसकी बात सुनकर अनाया को हल्की सी हंसी आ गई। वही प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई और गुस्सा भी आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता था। आखिर रेशमा ने जो कहा था वह सच भी था। तभी बंसल दादाजी बोले, यह सब तो ठीक है बेटा, पहले मुझे नरेंद्र की हालत के बारे में बताओ और उसे हुआ क्या है, मुझे सब कुछ जानना है। तभी अनाया ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब के सब सदमे में चले गए, क्योंकि अनाया ने टेबल पर पानी रख रहे नौकर की गर्दन पकड़ ली, जिसे देखकर एक पल के लिए तो बंसल परिवार दंग रह गया। लेकिन तभी राधिका के पिता बोल पड़े, यह क्या कर रही हो बेटा, छोड़ो उसे, नौकर है। तभी बंसल दादी भी बोल पड़ी, बेटा छोड़ो उसे, क्या कर रही हो। लेकिन अनाया के आसपास का ऑरा खतरनाक हो रहा था। वह बिना किसी इमोशन के उस नौकर की ओर घूर रही थी। तभी उन सब को चौंकाने के लिए हर्षवर्धन ने अपना पैर उठाया और काफी स्टाइल से उस नौकर के घुटनों पर वार किया और वापस किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। दूसरी ओर वह नौकर तुरंत घुटनों पर बैठ गया। उसका गला अभी भी अनाया के हाथ में था
जिसे देखकर हर्षवर्धन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डिप आवाज में बोला, बीवी उसे छोड़ो, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तभी अनाया ने उसके कपड़ों में लगे छोटी सी मिनी कैमरा को खींच लिया। उसके इस एक्शन से पूरा बंसल परिवार चौंक गया था। सबसे ज्यादा तो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी परेशान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है। वह आदमी जो पकड़ा गया था, वो डरने की एक्टिंग करते हुए हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे उसकी आंखों में गुस्सा था। जैसे ही उसे पता चला कि वह पकड़ा जा चुका है, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह गुस्से में हर्षवर्धन और अनाया को देख रहा था। वो बस डरने की एक्टिंग कर रहा था। तभी बंसल दादाजी आंखें छोटी करते हुए बोले, कौन है यह और इसके पास एक कैमरा क्या कर रहा है। तभी हर्षवर्धन कुछ इशारा करता है तो उसके दो गॉड्स आगे आते हैं और उसे हाथ से पकड़कर पीछे कर देते हैं और उसका सेक्रेटरी रजत उसे एक तमाचा उसके चेहरे पर मार देता है। उसका तमाचा इतना जोर का था कि उसके होठों से खून उतर रहा था, लेकिन वह आदमी फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। यह देखकर बंसल परिवार को गुस्सा आ रहा था। विधार बंसल गुस्से में बोला, किसने भेजा है तुम्हें। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं कुछ नहीं बताने वाला, मुझे मार दो, वैसे भी मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। यह की सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही न्यूनतम पहुंच चुका हूँ। यह सुन प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी डर गया और वो परेशान आवाज में बोला, इसका मतलब तुम मीडिया के लिए काम करते हो। वो आदमी कुछ नहीं बोला, जैसे यह सच हो, लेकिन अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ आगे झुकी और बोली, झूठ। मीडिया के किसी आदमी की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन है यह आदमी और किसने भेजा है इसे, क्यों पकड़ा है अनाया ने उसे, और क्या इन सब के पीछे छुपा हुआ है कोई और राज। प्रेसिडेंट के विला में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया एक आदमी को पकड़ती है, लेकिन वो आदमी खुद को मीडिया वाला बताता है, लेकिन अनाया उसका झूठ पकड़ लेती है। यह सुनकर वो आदमी बौखला गया। वो छटपटाते हुए बोला, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं आती तो अब तक प्रेसिडेंट मर गए होते। तुम उसे बचाने क्यों आई। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम भी नहीं बचोगी। लेकिन इस आदमी को नहीं पता था कि उसकी यह बकवास उसकी मौत लाएगी। हर्षवर्धन आगे झुका और पास पड़े फ्रूट बास्केट से नाइफ निकलकर उस आदमी के थाई में बिना इमोशन के घुसा देता है। उस आदमी के मुंह से एक चीख निकल गई। अनाया भी समझ गई कि अब उसके पति को गुस्सा आ रहा है। वही हर्षवर्धन किसी शैतान की तरह उस आदमी की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुमने यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर भेज दी। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा और एकदम गंभीर आवाज में बोला, तुम यह बात नहीं जानते, जब से मेरी जाना ऐना ने यहाँ कदम रखा तब से ही आसपास के 500 मीटर के सारे नेटवर्क जाम हो गए थे। यूं और उसका चेहरा कलापद गया। तभी पास खड़ी सेक्रेटरी रेशमा आगे बोली, वैसे भी बॉस ने तुम्हें पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन बॉस दूसरों के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करती, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया। यह सुनकर वो आदमी डरते हुए बोला, तो फिर अब क्या हुआ, अब उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा है। वही हर्षवर्धन को भी उसके इस आवाज का जवाब चाहिए था। दूसरी ओर बंशला परिवार तो एक के बाद एक बातें सुन सदमे में जा चुके थे। तभी अनाया एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोली, क्योंकि तुमने मेरे पति की इंफॉर्मेशन लीक करने के बारे में सोचा और तुम लोगों ने रास्ते पर उन पर हमला करवाने की भी प्लाकी की था। और तुम्हें क्या लगता की है कि तुम मेरी सबसे कीमती शख्स को नुकसान पहुंच जाओगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है तुम अब तक जिंदा क्यों हो, क्योंकि राधिका यहाँ थी। मैं बस इंतजार कर रही थी कि कैसे राधिका को यहाँ से भेजूं और कैसे तुम्हारा मुंह तोड़ूं। इतना बोलकर वो आगे झुकी और एक एक्यूपंक्चर नीडल उसके गर्दन में चुबा दी, जिससे वो एक जोर की चीख के साथ चुप हो गया और जमीन पर गिर गया। तभी हर्षवर्धन अपने गार्ड्स को इशारा करता है तो वो लोग उस आदमी को ले जाते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन प्यार से अपनी बीवी को देखने लगा, क्योंकि उसे पता था उसकी बीवी दुनिया की सबसे बड़ी मेंटलिस्ट थी और उसने जरूर उस जासूस का दिमाग पढ़ा होगा, इसीलिए उसे यह सब पता चला। वही बंसल परिवार तो अभी भी सदमे में था, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि कोई उनके घर में घुसकर इतना सब कुछ कर सकता है। विधान बंसल बोल पड़ा, हमें उस आदमी को इंटरोगेट से पूछताछ करना चाहिए। उसे किसने भेजा था। अनाया बिना भाव के बोली, उसे कुछ पता नहीं था, वो बस एक मोहरा था जिसका परिवार एक बाढ़ के हादसे में मारे गए थे और दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाया और इसका ब्रेन वॉश कर दिया।
कि यह सब कुछ प्रेसिडेंट की लापरवाही से हुआ था और उन्हें प्रेसिडेंट ने मदद नहीं भिजवाई, इसीलिए उसका परिवार मार गया और युवा बेवकूफ उनकी बातों में आ गया। उसे यह तक पता नहीं चला कि वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। वही पूरा बंसल परिवार सदमे में था कि उनके सामने बैठी लड़की ने कुछ ही वक्त में इतना सब कुछ पता कर लिया। वो इस बार डॉक्टर एना से सच ने इम्प्रेस थे। तभी अनाया सबकी वह देखकर गंभीर होकर बोली, अभी गाने प्रेसिडेंट के इलाज पर ध्यान देना चाहिए। यह मामला आप लोग बाद में देख लेना। अभी प्रेसिडेंट की हालत काफी सीरियस है। यह कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी नहीं है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाए। उन्हें खास तरह का प्राचीन जहर दिया गया है जो उनके ब्लड में मिक्स हो चुका है। सबसे पहले हमें उनकी बॉडी से उस टॉक्सिन को निकालना होगा। उसके बाद हमें उनका एक ऑपरेशन करना होगा। वह भी काफी रिस्की है क्योंकि उस जहर की वजह से उनका एक अंग तकरीबन फेल होने को आया है और अगर हमने उनका ऑपरेशन नहीं किया तो उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। प्रेसिडेंट 1 महीने की मेडिकेशन पर रहेंगे। उस बीच उन पर काम का बोझ कम से कम डालना और 2 दिन में उनको होश आ जाएगा। ज्यादा चिंता की बात नहीं। एक बार दवाएं आ जाए तो मैं उनका इलाज शुरू कर दूंगी। मुझे हर रोज उन्हें एक ही प्रेशर ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तक हर्षवर्धन भी अपना फोन खत्म कर चुका था। वह अनाया का सिर सहलाकर प्यार से बोला, बीवी वह दवाई कल तक तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। वह मुझे मिल चुकी है। वही उसकी बात सुनकर हर कोई चौंक गया क्योंकि जो दवाएं डॉक्टर एना नहीं खोज पा रही थी वह हर्षवर्धन ने बस कुछ फोन करके ही मंगवा दी थी। हर्षवर्धन की पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हर्षवर्धन कितना ताकतवर है। अनाया को पता था उसका पति कोई आम शख्स नहीं है। भले ही उसे उसकी असली आइडेंटिटी ना पता हो, लेकिन वह उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरा और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकती थी कि उसका पति रातों रात किसी देश को नक्शे से गायब कर सकता था। उसके पास इतनी ताकत थी। तभी केशव बंसल बोल पड़े, हर्षवर्धन बेटा, डॉक्टर एना को नरेंद्र का इलाज पूरे महीने करने की जरूरत है, तो मेरा मानो तो तुम यहीं पर रुक जाओ। यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर होकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, एना हर रोज यहाँ आ जाएगी उनका इलाज करने के लिए, लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सकते। हमारे अपने भी कुछ काम है जो हम उसे ऐसे ही टाल नहीं सकते। तभी हर्षवर्धन पास बैठे हुए विधान और रिधान की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, जब तक नरेंद्र अंकल ठीक नहीं हो जाते तब तक सारा मामला तुम लोगों को ही संभालना है। पॉलिटिक्स में उनके दुश्मन कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। उन्हें नीचे बिठाने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम नरेंद्र अंकल का काम टेक ओवर कर लो और उसी काम को पर्सनली जाकर संभालो, क्योंकि अंकल के अंदर काम करने वाले कुछ लोग बिक चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर वह हमारे लिए परेशानी खड़ी करें। वही उनकी बात सुनकर पूरा बंसल परिवार परेशान हो गया था क्योंकि पॉलिटिक्स में विश्वास ही सब कुछ था। अगर उनका कोई आदमी बिक गया तो उनके लिए कितनी परेशानी खड़ी होगी वह लोग सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हर कोई परेशानी से हर्षवर्धन को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो वह इंसान कौन है। तो हर्षवर्धन गंभीर होकर बोला, उसके बारे में विधान आगे चलकर पता लगा लेंगे। आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हमें कुछ वक्त के लिए सारा काम अच्छे से देखने की जरूरत है और सिक्योरिटी भी टाइट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है प्रेसिडेंट के ठीक होने की खबर दुश्मनों पहुंचते ही उन पर वापस हमला हो सकता है। इतना बोलकर वह माया को खड़ा करते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए, हमें बहुत सारा काम है। क्या अनाया उस दुश्मन तक पहुंच पाएगी और कैसे पता चलेगा अनाया को आने वाले खतरे के बारे में। कार में प्रेसिडेंट के विला से निकलते हुए हर्षवर्धन ने अनाया को अपनी गोद में बिठा लिया था। वह कार की पिछली सीट पर बैठे हुए डिप तरीके से उसे किस कर रहा था। पार्टीशन ऑन होने की वजह से आगे बैठे हुए ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर का माहौल काफी गंभीर था। अनाया सांस लेने के लिए तड़प रही थी और बार बार हर्ष के कंधे पर मार रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे छोड़ो। वही हर्षवर्धन एक लंबी डिप किस के बाद हर अनाया के होठों पर जोर से काट लेता है, जिसे अनाया के होठों पर हल्का सा खून आ गया था, जिसे देखकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हो। तभी हर्षवर्धन डिप और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की। यह सुनकर अनाया समझ गई कि हर्षवर्धन उससे नाराज है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने प्रेसिडेंट का इलाज किया तो काफी सारे लोगों का ध्यान उस पर चला जाएगा और उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी।
एक तो इंटरनेशनल मार्केट में हर कोई डॉक्टर एना को खोज रहा था, उसकी रेयर दवाएं और लोगों को मैजिकली तरीके से जिंदा करने की काबिलियत की वजह से। दूसरा, प्रेसिडेंट के दुश्मन भी अनाया के पीछे पड़ जाएंगे उसे मारने के लिए। इसीलिए हर्षवर्धन उसके लिए परेशान था, और वह नहीं चाहता था कि उसकी प्यारी बीवी कोई मुसीबत मोड़ ले और कोई उसके खिलाफ कोई चाल चले। इसीलिए हर्षवर्धन अनाया के ऊपर गुस्सा था, लेकिन वह अपनी छोटी सी बीवी से ज्यादा नाराज नहीं रह सकता था। वह उसे प्यार से देखते हुए बोला, बीवी इस तरह से मुंह फुलाना बंद करो, इस बार गलती तुम्हारी है। भले ही तुमने यह सब कुछ मेरी मदद करने के लिए किया था, लेकिन तुम गलत थी। तुम जानती हो कि मैं तुम पर कोई भी मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुन अनाया उसे गले लगाती है, फिर गंभीर आवाज में बोली, अगर आपके पास कोई चीज है तो आपको भूखे भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा, और मेरे पास तो ऐसी चीज है जो ना ही मैं किसी और को संभालने के लिए दे सकती हूँ, और ना ही वह चीज मुझसे दूर हो सकती है। तो मुझे लालची और घटिया लोगों का सामना करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं हर वक्त छुपकर नहीं रह सकती। वहीं उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी छोटी सी बीवी भले ही शरारत करती थी, मस्ती करती थी, लेकिन उसका दिमाग इस दुनिया की सोच से बहुत ऊपर था। इतने खतरे में भी वह कितनी शांति से अपनी बात रख रही थी। वो उसे बाहों में कसते हुए बोला, अभी भी तुम सबसे यूनिक हो, जिसे भगवान तुम्हें बनाने के बाद टैलेंटेड, वेल मैनर्स और पावरफुल लोग बनाना छोड़ दिया हो। वही अपने पति की इतनी तारीफ सुनकर अनाया खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, हस्बैंड झूठी तारीफ करना बंद करो। मुझसे ज्यादा आप काबिल हो, और मुझसे ज्यादा पावरफुल भी। तो फिर तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, जिसे मैं कोई महान इंसान हूँ। तभी उसका फोन बजा। फोन में शो हो रही नाम को देखकर अनाया का मूड खराब हो गया। वह अपने फोन को देखते हुए थोड़ी चिड़चिड़ी आवाज में बोली, अब इसे मुझसे क्या काम है। हर्षवर्धन भी उसके फोन को देख रहा था। वो उसका फोन उठाकर स्पीकर पर कर देता है। तभी सामने से एक चापलूस भरी आवाज आई, अनाया बेटा तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे डेट तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम अभी घर पर आ जाओ, तुम्हारा डेट तुम्हें मिलना चाहते हैं। वही उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह लालची लोमड़ी कभी सुधरने वाली नहीं है। अगर यह उसे घर बुला रही है तो जरूर बात कुछ और है। वह थोड़ी गुस्सेल आवाज में बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस्टर कपूर को मुझसे क्या काम है, क्योंकि मैं काफी बिजी हूँ। तो सामने से रवीना चापलूसी भरी आवाज में बोली, बेटा तुम क्या बात कर रही हो? वो तुम्हारे डेड है, तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। आखिर हमारे अलावा तुम्हारा है ही कौन? हम तुम्हारी चिंता करते हैं, इसीलिए नाराज मत हो। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम तुमसे माफी मांग लेंगे। अभी घर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनाया जानती थी कि उन लोगों की खुराफाती दिमाग में जरूर कोई चाल चल रही है, इसीलिए वह बिना इमोशन के बोली, ठीक है आ रही हूँ। इतना बोलकर वह फोन रख देती। हे, वही उसके फोन रखते ही हर्षवर्धन गुस्से में बोला, बीवी तुम कहीं नहीं जा रही है, मुझे उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर हस्बैंड भरोसा तो मुझे भी नहीं है उन पर, लेकिन जिस तरह से यह लालची लोमड़ी बात कर रही थी, मुझे लग रहा है जरूर इसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है। और जहां तक मुझे पता है कि इस बददिमाग औरत के पास कोई चाल चलने की काबिलियत नहीं है। यह जो भी प्लानिंग करती है वह किसी के इंस्ट्रक्शन लेकर करती है, लेकिन सामने वाला इंसान कुछ ज्यादा ही माहिर है। वह अपने पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ रहा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस बार इन लोगों ने कौन सी चाल चली है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तभी हर्षवर्धन थोड़ी गुस्सेल आवाज में बोला, ठीक है, लेकिन तुम कुछ घंटे में वापस आ जाओगी। मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। अनाया उसे समझाते हुए बोली, हर्ष तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी, और तुम चिंता मत करो, वो लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अभी वह लोग गुस्से से पागल हो रहे हैं, क्योंकि विशाल ने उन और माँ बेटी का जीना हराम कर दिया है। ऊपर से मिस्टर कपूर को मैंने कंपनी से बाहर फेंक दिया है, तो उन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, वैसे मेरी बीवी की बात तो सही है, लेकिन आइंदा से उस घटिया आदमी का नाम अपने मुंह से मत लेना, वह तुम्हारी अटेंशन के काबिल नहीं है। अनाया एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, वैसे भी वह मेरे काबिल नहीं है, वह उस चालाक लोमड़ी के ही काबिल है।
तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर उसके कंधे पर सिर टिका देती है। कपूर मेंशन में दूसरी ओर हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे, जहां पर हर कोई अपनी बातें कर रहा था, और रवीना कपूर वहां बैठे हुए लोगों को चाय और स्नैक सर्व कर रही थी, जैसे वो कोई इम्पोर्टेंट लोग हो। मिस्टर राजेश कपूर भी वहीं पर बैठे हुए थे। तभी कपूर मेंशन का दरवाजा खुला और अनाया अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के साथ अंदर आई। आज भी उसने ऊपर से नीचे तक कपड़े पहने थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी मास्क था, और कमर तक आते उसके बाल खुले थे, और वह काफी प्यारी लग रही थी। वहीं उसे अंदर आता देख रवीना कपूर खुश होते हुए बोली, देखिए हमें जिसका इंतजार था वह भी आ गई। यह हमारी बेटी है अनाया। इतना बोलकर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ने को हुई, तो अनाया 2 कदम पीछे हट गई। पिछले जन्म से ही उसे रवीना कपूर की छुअन से घिन आती थी। वह उसे हाथ दिखाते हुए बोली, मिस रवीना, अच्छा होगा कि आपको जो कुछ भी बात करनी है वह दूर रह कर करें। वही उसकी बात सुनकर रवीना की मुठिया कस गई। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चापलूसी भरी आवाज में बोली, बेटा इस तरह से बात नहीं करते। देखो गेस्ट आए हैं। वहां बैठे लोगों की ओर देखकर वह अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, यह लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी रवीना कपूर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा यह तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं, तुम्हें देखने के लिए। क्या जवाब देगी अनाया रवीना को? और यह सब जानकर हर्षवर्धन क्या करेगा और कैसे निपटाएगी इन लोगों को हमारी हीरोइन? कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया कपूर मेंशन जाती है, और वहां कुछ लोग बैठे थे, जिसे देखकर रवीना कपूर कहती है कि यह तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं, जिसे सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती है, और उसके आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। दरअसल अनाया हर्षवर्धन को लेकर जिस तरह से प्रोटेक्टिव थी, वैसे ही वह खुद के लिए भी थी। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई इस पर नजर उठाकर देखे। यहाँ तो यह घटिया औरत उसका रिश्ता ही किसी और के साथ तय कर रही थी। वह अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मिस रवीना, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको यह किसने कहा कि आप मेरे लिए लड़के ढूंढे? यह सुनकर रवीना को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, बेटा इस तरह से बात मत करो। यह बहुत अच्छा परिवार है। वैसे भी विशाल और जानवी की सगाई हो गई है, तो तुम्हें भी अपने लिए किसी को पसंद करना होगा। तुम 21 साल की हो गई हो, और विशाल तुम्हें पसंद नहीं कार्य, और तुम यहाँ पर किसी के अच्छे लड़के को जानती भी नहीं होगी। तो हमने सोचा हमें तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख ले। वही उसकी बात सुनकर अनाया की मुठिया कर गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह घटिया औरत कोई सही बात नहीं सोच सकती थी। तभी पास बैठे हुए राजेश कपूर भी बोल पड़ा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हें भी अपने लिए किसी को ढूंढ लेना चाहिए। विशाल और जानवी की सगाई पहले ही हो चुकी है, इसीलिए विशाल को भूल जाओ। वही उसकी बात सुनकर अनाया किया कि छोटी हो गई, जैसे वह कहना चाहती हो कि उस घटिया आदमी को पसंद भी कौन करता था। वह अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे मिस्टर मेहता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैं उनसे शादी के लिए कभी मानती ही नहीं। मैंने हाँ सिर्फ इसीलिए किया था, मेरी मॉम ने हमारा रिश्ता पक्का किया था, और अब आपको मेरे लिए रिश्ता खोजने की जरूरत नहीं है। मुझे जरूर लगेगा कि मुझे शादी करनी है, तो मैं अपने लिए किसी को ढूंढ लूंगी। वही उसकी बात सुनकर राजेश कपूर को अपने इंसल्ट सी महसूस हुई। वह उसे घूरते हुए बोला, चुपचाप यहाँ बैठो, मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूँ। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। ऑफिस में भी तुम अपनी मनमानी करती हो, घर पर भी तुम बड़ों की बेइज्जती करती हो। तुम्हें मैनर्स सिखाने की जरूरत है। चुपचाप बैठ जाओ। फिर सामने बैठे हुए लोगों की ओर इशारा करके बोल, इनसे मिलो, इसका नाम भागीरथ प्रसाद है, और उनके आसपास बैठे हुए उनके माता पिता है। अनाया ने एक नजर उन लोगों को देखा। उन्हें देखकर अनाया की मुठिया और कस गई, क्योंकि वह देखने भर से पहचान गई थी कि यह लोग किसी गांव से आए हैं। उसने ऊपर से नीचे तक गांव के कपड़े पहने थे। अनाया सिंगल सोफे पर किसी रानी की तरह बैठते हुए गंभीर होकर बोली, मिस्टर कपूर, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह लोग कहाँ से आए हैं? तभी रवीना चापलूसी भरी आवाज में बोली, बेटा यह गांव के सीधे सादे लोग हैं। तुम्हारी परवरिश गांव में ही हुई है, तुम हाई सोसाइटी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाओगी, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए ऐसा ही लड़का खोजा है जो गांव में रहता है, और उसकी परवरिश भी गांव में हुई है। तुम चिंता मत करो, यह बहुत अच्छा परिवार है,
तुम्हें खुश रखेगा। अनाया समझ गई कि इस लोमड़ी की चाल क्या है। वह अनाया को शादी करके गांव भेज देना चाहती थी, ताकि वह कपूर खानदान की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सके और धीमे धीमे करके कपूर इंडस्ट्री को टेक ओवर कर ले। वही उसकी चाल समझकर अनाया टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, मिस रवीना, क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती है? मैं कपूर इंडस्ट्री की इकलौती मालकिन हूँ, कपूर खानदान की सारी जायदाद की इकलौती मालकिन, और आप मेरी शादी किसी गांव के लड़के से करना चाहती है। क्या यह कुछ ज्यादा ही आपके घटिया इरादों को साफ नहीं दिखा रहा? आपको क्या लगता है कि मैं आप लोगों की घटिया चाल समझ नहीं पा रही? फिर अनाया मन ही मन बोली, मेरी शादी किसी गांव के लड़के से करवा कर मुझे गांव भेजना चाहती है, और वो लगा भी कंपनी चलाने के काबिल नहीं होगा। आखिर में तुम लोग कुछ पैसे देकर मेरी प्रॉपर्टी संभालने के नाम पर मुझसे सब कुछ ले लोगे। यही सोचते हुए उसे गुस्सा आ रहा था। तभी पास बैठा हुआ भागीरथ खुद की बेइज्जती महसूस करके मुठिया करते हुए बोला, मानता हूँ कि तुम अमीर लड़की हो, लेकिन हो तो एक औरत ही, और औरत की जगह मर्द के पैरों में होती है, ना कि सर पर। और मुझसे शादी होने के बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा ही हो जाएगा, तो इतना उछलने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम कोई महान औरत हो, और लड़की कभी मर्दों से आगे नहीं जा सकती है। आज भी समाज में कई जगह ऐसी है जहां औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं होती। मैं नहीं कहती कि औरत या मर्द में से कोई ऊपर है, दोनों बराबर। जिंदगी में रिस्पेक्ट दोनों को मिलनी चाहिए। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। भागीरथ की माँ घमंड में बोली, और अब यह काम काज और कंपनी सब कुछ मेरे बेटे पर छोड़ दो, और तुम चूल्हा चोखा सीख लो। गांव में वही काम आएगा, और वैसे भी एक औरत को बस अपने ससुराल को खुश करना आना चाहिए, और पति की सेवा करनी आनी चाहिए। खाना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, और घर में पड़ी रहो। इसे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और मुझे जल्द से जल्द एक पोता दे देना। वही यह सब सुन रवीना खुश हो रही थी कि शादी के बाद अनाया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहीं इन लोगों की बातें सुनकर अनाया का खून खौल रहा था, लेकिन वहां बैठे हुए लोग इस बात से अनजान थे कि एक शैतान यह सब सुन जाग चुका है। जो इन लोगों की बातें सुन रहा था, यह कोई और नहीं हर्षवर्धन था, जो अपनी वॉच के जरिए वहां आसपास हो रही बातों को सुन रहा था। क्योंकि उससे पहले ही किसी गड़बड़ी का एहसास हो गया था, इसलिए जब अनाया कपूर मेंशन के अंदर गई, तब से ही उसने अपनी वॉच को एक्टिवेट कर दिया था, ताकि वह अनाया के आसपास की बातें सुन सके। और वह जैसे जैसे वह बातें सुन रहा था, वैसे उसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो रहा था। उसका पारा तो तभी हाई हो गया था जब रवीना कपूर ने यह कहा था कि उसके लिए रिश्ता आया है। उसे अपनी बीवी पर किसी लड़के की परछाई भी बर्दाश्त नहीं थी, और रवीना कपूर तो उसकी बीवी को किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार कर रही थी। वह अपने पास खड़े हुए सेक्रेटरी रजत को चिल्लाकर बोला, वह लोग जैसे ही कपूर मेंशन से बाहर आए, उसे उठा लो। मुझे वह लोग चाहिए, किसी भी हालत में, और उसे हेल मेंशन पहुंचा देना। रजत, जो अपने बॉस की इतनी डरावनी बातें और ओरा से डर गया था, वह डरते हुए बोला, जी बॉस, हो जाएगा। इतना बोलकर वह तुरंत वहां से बाहर चला गया, और राहत की सांस लेकर बड़बड़ाते दिए बोला, यह लोग बहुत गलत कर रहे हैं। इन लोगों को किंग की क्वीन पर नजर नहीं डालना चाहिए थी, क्योंकि अब किंग इन लोगों को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। वही रवीना खुश हो रही थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोली, देखो अनाया बेटा, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छे से अपनी परंपरा समझते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम शादी के लिए अभी हाँ कर दो, हम इसी हफ्ते तुम्हारी शादी कर देंगे। वही उसकी बात सुनकर अनाया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह शांत आवाज में बोली, मिस रवीना, यह आखिरी बार है जो मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें यह रिश्ता इतना ही पसंद है, तो जहाँ तक मुझे पता है, आपकी अपनी भी बेटी है जानवी, उसकी शादी इनसे करवा दो। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे लिए कोई भी ऐसा घटिया रिश्ता मत खोजना, और आगे से मेरी जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं। वही उसके बात सुनकर रवीना की मुखिया कश गई। उसे तो लगा था कि अनाया एक ही बार में शादी के लिए हाँ कर देगी। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि अनाया शादी के लिए मना करेगी। क्या हाल करेगी अनाया भागीरथ प्रसाद का? अब क्या करेगी रवीना अनाया को शादी के लिए मानने के लिए? और कैसे हर्षवर्धन इन लोगों को सबक सिखाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।